कुल मिला के अगर आप देखो कि वेस्टर्न रिवर्स पे जो कंजप्टिव, नॉन कंजप्टिव, हाइड्रो पावर जनरेशन, स्टोरेज, एग्रीकल्चर, उसमें हमने काफ़ी अपने राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये वर्ल्ड बैंक का पेपर कहता है कि एज ए सिग्नेटरी टू द ट्रीटी द वर्ल्ड बैंक रोल इज लिमिटेड एंड प्रोसीजरल। तो वेयर इज़ द गुडविल? अगर पहलगाम जैसे अटैक होंगे, अगर वो युद्ध करते रहेंगे, गुडविल कहाँ है? किस बात का गुडविल, किस बात का कॉपरेशन, और हम अपना पानी उनको किसके लिए दे रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि इसके बाद पाकिस्तान विल हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर ऑब्लाइज्ड टू इंडिया। रिविजिट करेंगे तो जो आने वाली इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधान होंगे, उसके एस्पेक्ट्स होंगे, या जो ये इंडस वाटर ट्रीटी की दुनिया होगी, वो कैसे प्ले आउट करेगा। भारत दुश्मनों को भी सुधरने का मौका देता है और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने बार बार पाकिस्तान को भी सुधरने का मौका दिया। पाक की न जाने कितनी गलतियों को भारत ने माफ़ किया। बदले में क्या मिला? पाकिस्तान ने हर माफ़ी के बाद भारत की पीठ में खंजर उतारा। 1965, 1971 या 1999 में कारगिल का थोपा गया युद्ध हो, माफ़ी भारत ने दी। बार बार पाक की आतंक परस्ती के अनगिनत ज़ख्म भारत के सीने पर मौजूद हैं, लेकिन मानवीय आधार पर भारत ने कभी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद नहीं किया, जंग के दौरान भी नहीं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूट गया लगता है। नतीजा, इसने पहली बार पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला किया है। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने कह दिया है कि वो इस समझौते के प्रावधानों से बंधा नहीं है। पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत ऐसा क्यों करने पर मजबूर हुआ? इसके लॉन्ग टर्म मायने क्या होंगे? पाकिस्तान को झुकाने के लिए ये क्या काफ़ी होगा? कितना कारगर होगा ये? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे संजय कुंडू साहब से। इन्होंने कावेरी जल विवाद सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई का विवाद सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। संभवतः सिंधु जल समझौते पर भी शायद कोई इनसे बेहतर नहीं जानता होगा। 1989 बैच के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय में अहम पदों पर काम किया। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक भी रहे। पुलिस अधिकारी होने के बावजूद नदियों और नीतियों पर बहुत काम किया है इन्होंने। नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ा नेचुरल सा सवाल है, मतलब हालात को देखते हुए। देखिए, अच्छा तो ये होता है कि जल पर कभी और हम बात करते। पहलगाम हमले के बाद सरकार ये कहती है कि साहब हम तो अब सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर देंगे। सिंधु जल समझौता क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स थी, इन्होंने कई कॉलोनीज़ को आज़ादी दी। भारत भी था, पाकिस्तान नया बन के आया था जी। और रेडक्लिफ लाइन ने तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को बंटवारा कर दिया था, लेकिन जल कैसे बटे इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ था। तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी डिस्प्यूट्स होते थे। तो करीब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दुनिया में स्थापित हुए, जिसमें यूनाइटेड नेशंस था और वर्ल्ड बैंक, जिसको तब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते थे, ये स्थापित हुए। और 1950 के दशक में एक अमेरिका में टेनेसी वैली अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, बड़े इंजीनियर थे और यूटिलिटीज़ के लॉ में एक्सपर्ट थे, वो भारत आए, पाकिस्तान आए और उन्होंने कुछ स्टडी किया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व हो गया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे, उनको बुलाया गया था। दोनों चीज़ें थी। जब आए तो उनका स्वागत किया गया, क्योंकि टेनेसी वैली अथॉरिटी वर्ल्ड में एक रिवर बेसन कैसे चलाया जाए और कैसे उसको सक्सेसफुली किया, मल्टीपर्पज़ था, तो इस वजह से उनकी काफ़ी ख्याति थी दुनिया में। तो उनको दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी वेलकम किया। वेलकम करने के बाद
उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हो गया। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट तब मिस्टर ब्लैक थे। वर्ल्ड बैंक भी तब चाहता था कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, दुनिया से जाए और खुशहाली डेवलपमेंट हो, तो वो भी इन्वॉल्व हो गया। देखिए, ऐसा है कि इंडस वाटर के दो पहलू थे। एक तो टेक्निकल या इंजीनियरिंग, उसका तो दुनिया के बड़े अच्छे इंजीनियर्स थे जिन्होंने सोल्यूशन दिया। दूसरा था पॉलिटिकल की वजह से इसके कई इटरेशन, कई स्वरूप इसके चेंज हुए, और अंत में 19 सितंबर 1960 में ये कराची में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने इस संधि पे समझौता किया, हस्ताक्षर किया, और इंडस वाटर ट्रीटी फोर्स में आई। तो कुल मिला के अगर आप इसको देखो तो ये ट्रीटी, इसमें प्रियम्बल है। प्रियम्बल में ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस, किस लिए, क्यों ये करना चाहते वो हैं, और 12 इसमें आर्टिकल्स हैं। ये ट्रीटी का स्वरूप क्या है? इससे हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं? पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हो रहे हैं? ये ट्रीटी कैसे काम करती है? देखिए, ट्रीटी तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और जैसे मैंने बताया प्रियम्बल है और 12 आर्टिकल्स हैं और एनेक्शर है ए से लेके एच तक। तो मोटा मोटा ट्रीटी ने क्या बोला कि 6 नदियां हैं जो इंडस बेसिन में हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम एंड इंडस। जो ईस्टर्न 3 रिवर्स, जिसको सतलुज, ब्यास एंड रावी बोलते हैं, उसका कंट्रोल और यूसेज भारत को दिया। ये बड़ी नदियां नहीं हैं, ये छोटी नदियां, क्योंकि मैं हिमाचल का डीजीपी रहा हूँ, वहीं से निकलती है। जो पश्चिम की वेस्टर्न रिवर से चनाब बहुत बड़ी नदी है, झेलम बड़ी नदी है, इंडस तो काफ़ी बड़ी नदी है, इसका यूज़ और कंट्रोल इन्होंने पाकिस्तान को दिया। तो अगर आप पूरा देखेंगे, जैसे इंडिया तो अपर राइपेरियन स्टेट है इसमें, और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है। भारत ने बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई, अपने राइट्स काफ़ी इन्होंने पाकिस्तान को दिए। जो पाकिस्तान में बारिश हो रही है, जो स्नोफॉल हो रही है, वो तो उनके हिस्से में आ ही रही है। भारत ने भी जो अपने हिस्से की स्नोफॉल, रेनफॉल है, उसका 70% उन्होंने भाग पाकिस्तान को दे दिया। तो अगर कुल मिला के अगर आप इंडस बेसिन में देखोगे, 16% उसका पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है, 84% पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बड़ी लिबरल, जनरस ट्रीटी थी। और जैसा आपने अपने ओपनिंग में बताया, पाकिस्तान ने बार बार हमको धोखा दिया है, हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। मेरे को लगता है सरकार का ये निर्णय टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी आज के दिन में बिल्कुल ही ठीक था, अप्रोप्रिएट है। खुंडू साहब, इसमें 6 नदियों का जिक्र किया आपने। पहले ईस्टर्न रिवर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें रावी है, सतलज है, व्यास है, इन तीनों नदियों पर पूरी तरह से हमारा अधिकार क्षेत्र है, इस पे कोई विवाद नहीं है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। इसका सारा फायदा केवल हिंदुस्तान को मिलता है, क्या ये कहना सही होगा? लेकिन ऐसा है कि आप पानी का इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आपके पास स्टोरेजेस हैं। जैसे सतलुज पे हमारा बड़ा स्टोरेज, जिसको रिम स्टेशंस बोलते हैं, वो बाखड़ा और नंगल है, और जो ब्यास पे पोंग डैम है, और जो रावी है उस पे रंजीत सागर डैम है। वहाँ तक का तो पानी हम ऑलमोस्ट 100% इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद की जो बारिश आती है, वो तो पानी नदी में पाकिस्तान चला जाता है। तो आज के दिन में अगर हम कहें कि ईस्टर्न रिवर्स का भी 100% पानी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी शाहपुर कंडी का एक प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, जिसका पानी जो ट्रिब्यूटरी थी, जो पाकिस्तान में जा रहा था, आज के दिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मतलब इसमें चाहे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स बताए, कुछ बताए, इसका भी 100% पानी हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन जो पानी हमने इस्तेमाल किया, उससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे हमारी जो पॉवर्टी है रिडक्शन हुई। और आज के दिन में अगर हम मतलब अनाज पैदा कर पा रहे हैं, उसका काफ़ी कारण था बाखड़ा, पोंग जैसे डैम बने, बाखड़ा कनाल सिस्टम बना, राजस्थान कनाल सिस्टम बना, जिससे खुशहाली आई। दिल्ली तक इसका पानी आता है। रावी, सतलज, व्यास, इन तीनों नदियों से हमारा पाकिस्तान से कोई लेने देना नहीं है, इस पे कोई विवाद नहीं है, इस पे कोई झगड़ा नहीं है, क्या ऐसा ये कह सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बोला, ये ट्रीटी बड़ी लिबरल थी पाकिस्तान को, तो कुछ पार्ट जो है रावी का वो पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है, कुछ पार्ट सतलुज का भी कर रहा है। ब्यास तो हरी के पट्टन में जाके मिल जाती है।
तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए सरकार का, इसका 100% पानी इस्तेमाल करें और इसको हम इस्तेमाल करके हमारे देश के काम में लाएं, एक है। दूसरा है, एक बात पवन जी आप ध्यान रखें, ये ट्रीटी इसलिए हुई क्योंकि जो अर्स्टवाइल पंजाब था, जिसमें पाकिस्तान का भी पंजाब है और इंडिया का भी पंजाब है, इसमें एक्सटेंसिव कनाल नेटवर्क था और जो कनाल नेटवर्क जो पाकिस्तान का था वो ईस्टर्न रिवर सप्लाई करती थी। तो जब पानी ये तीनों का हमको मिल गया तो वेस्टर्न रिवर्स को उससे सप्लाई होना था, जो पाकिस्तान में री इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी ने कोई अधिकार हिमाचल प्रदेश को दिया ही नहीं। हिमाचल प्रदेश तब अस्तित्व में नहीं था। हिमाचल प्रदेश पे अभी कुंडू साहब बाद में आते हैं। मैं इन 3 नदियों का जिक्र किया आपने, इन 3 नदियों से हमने डील कर लिया, इस पे कोई विवाद नहीं है, ये हमारा है, हम इसका जल हम इस्तेमाल करते हैं। अब अपर, जिसको आप लोग वेस्टर्न 3 रिवर्स बोलते हैं, जिसमें सतलज है, जिसमें चनाब है, जिसमें सिंधु नदी है, उन 3 नदियों के बंटवारे किस प्रकार से हैं? वो कैसे, जब आप कह रहे हैं कि वो लॉपसाइडेड है पाकिस्तान के पक्ष में? देखिए ऐसा है, पानी का कंजम्पटिव यूज़ होता है, कंजम्पशन करे इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, नॉन कंजम्पटिव यूज़ होता है। तो जो वेस्ट की जो 3 नदियां थी, इसमें नॉन कंजम्पटिव यूज़ जैसे फिशरीज़ के लिए है, ठीक है, आप इरिगेशन नहीं, इरिगेशन कंजम्पटिव है, कंजम्पटिव है। तो उन्होंने क्या है कि जो वेस्टर्न जो रिवर्स है इसमें भारत को बांध दिया और उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी कि इतना एरिया आप सिंचाई कर सकते हो, इतने एरिया में कल्टीवेशन कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर का बाय एंड लार्ज कोई अधिकार है ही नहीं, हालांकि 3 नदियां वहाँ से बहती है, तो कंजम्पशन के लिए जम्मू कश्मीर का बहुत ही कम अधिकार है। पहले तो ये है। दूसरी बात है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे इस पे, उसमें जो एनेक्शर है उसमें एक तरह से अलग ही एक ट्रीटी है, उसमें काफ़ी बड़ा है कि हाइड्रो पावर में क्या करेंगे। उसमें जो वीटो है पाकिस्तान को दे दिया, आप जो करना चाहते हो उसमें पहले पाकिस्तान से परमिशन लोगे, पर पाकिस्तान से परमिशन मिलती नहीं, फिर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास जाते हो या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाते हो। आप जानते हो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़े महंगे होते हैं और टाइम डिले से कॉस्ट एस्केलेशन होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। तो आज के दिन में भी हम हाइड्रो पावर का पूरा दोहन नहीं कर पाए वेस्टर्न रिवर्स में। दूसरी बात है जो स्टोरेजेस हैं, स्टोरेजेस बना ही नहीं सकते हम, और उसमें हम पाकिस्तान की परमिशन लेनी पड़ती है, वो तो दे नहीं पाते। तो वेस्टर्न रिवर्स में जो हमने अपने अधिकार बिल्कुल ही खो दिए हैं और पाकिस्तान को एक तरह से वीटो ही दे दिया है इसमें। एक और बात है, जो मेन ट्रीटी है उसमें शेयरिंग ऑफ डाटा है। शेयरिंग ऑफ डाटा का ओनस या जिम्मेवारी भारत पे है, हमको डाटा देना है उनको, पाकिस्तान तो कुछ देता नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप देखो कि वेस्टर्न रिवर्स पे जो कंजम्पटिव, नॉन कंजम्पटिव, हाइड्रो पावर जनरेशन, स्टोरेज, एग्रीकल्चर, उसमें हमने काफ़ी अपने राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आज दिन आ गया है कि इसको हम रिविजिट या रिव्यू करें या रिकंसिडर करें। अच्छा, डेटा शेयरिंग, जैसे मैं भी पढ़ रहा था कई जगह, बड़ी टेक्निकल सी बात है, समझ में आती नहीं कि अब हाउ डेटा शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पवन जी, ऐसा है कि वाटर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी बड़ी बात है क्या डेटा शेयरिंग, कि पाकिस्तान डेटा शेयरिंग से भी डर रहा हो? हाँ, ये देखिए, वाटर जो प्रोजेक्ट्स है ये लॉन्ग टर्म डेटा पे डिसाइड होते हैं, ये तब बनते हैं। आप 100 साल का डेटा लेते हो, इसमें पीक इवेंट्स लेते हो, एक्सट्रीम इवेंट्स लेते हो, क्योंकि जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे बनने चाहिए कि 100 साल में भी उनको कुछ ना हो। तो आप 100 साल का डाटा लेते हो और जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसकी पीक या लीस्ट जो है, लोएस्ट, वो देख के आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो। तो अगर भारत उनको डाटा ना दे पाकिस्तान को, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान की एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाटर रिसोर्सेज के बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगी। रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। फ्लड प्रोटेक्शन है, ड्राउट प्रोटेक्शन है, इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इंडस्ट्रियल वाटर है, इसको डिज़ाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा जरूरी होता है डाटा। एक वर्ल्ड बैंक का पेपर है कुंडू साहब, बाकायदा, और ये वर्ल्ड बैंक का पेपर कहता है कि एज ए सिग्नेटरी टू द ट्रीटी द वर्ल्ड बैंक रोल इज लिमिटेड एंड प्रोसीजरल। क्या मायने होंगे इसके? जब हम लोग क्या कहते हैं
कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें ब्रोकर किया था, वर्ल्ड बैंक के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, वर्ल्ड बैंक क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी है, उससे राय लेनी पड़ेगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है इसको, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जिसमें कहता है कि हिंदुस्तान यूनिलैटरली इस पर डिसीजन नहीं ले सकता। इसके साथ ही ये वाला पेपर जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक का पेपर है, जो ये कहता है कि द वर्ल्ड बैंक्स रोल इज़ लिमिटेड एंड प्रोसीजरल। देखिए, ऐसा है कि मैं मंत्रालय में भी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चलाता था। जैसा वर्ल्ड बैंक है, ये बैंक है, ठीक है। आज के दिन में वर्ल्ड बैंक वाली वो बात रही नहीं। आज के दिन में ब्रिक्स बैंक हो गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, नए नए बैंक हो गए। ये तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपको चीफ फंडिंग देते थे। तो आज के दिन में वो अस्तित्व तो रहा नहीं। दूसरा ये मानना है कि देयर इज नो ट्रीटी इन परपेचुटी। जैसे आप आपका संविधान भी बदल लेते हो, और इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे टू डिसाइड कि उस देश के लिए क्या बेस्ट है। आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका में जब से ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने कई अपनी ट्रीटीज रिसेंट कर दी, कई उन्होंने ऑर्डर निकाले, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वो अपने, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, उनका मैंडेट है, उसके बाद वो रिविजिट कर रहे हैं सारी चीज़ें। ऐसा आज के दिन जो हमारी सरकार है, उसको पावर है, उसको इख्तियार है कि वो जो पुरानी ट्रीटीज़ है उसको रिविजिट करे। और वर्ल्ड बैंक का बात सही है, ब्रोकर्ड है, बट वी आर नॉट समथिंग हु इज सबऑर्डिनेट टू द वर्ल्ड बैंक। हमारा पानी है, हम कैसे इस्तेमाल करना चाहें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और वर्ल्ड बैंक का काम बिल्कुल फैसिलिटेशन करना था, तब हो गया। लेकिन आज के दिन में हमारी ज़रूरतें बिल्कुल बदल चुकी है। पवन जी, मैं इसमें थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। वाटर में, पानी में एक फैक्ट शीट बोलते हैं, फैक्ट शीट। आप लेखा जोखा जो पानी का है वो क्या है। पहले मैं भारत का बताऊंगा, फिर मैं आपको पाकिस्तान का बताऊंगा। भारत का पूरा क्षेत्रफल दुनिया का 2% है, और फ्रेश वाटर रिसोर्स हमारा 4% दुनिया का है। हमारे पास नदी नाले बहुत हैं। 17% हमारी आबादी है, और 15% हमारे विश्व का मवेशी हमारे पास है। आज पानी की भारत को बहुत ज़रूरत है। हम ग्रो करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आपको अनाज भी प्रोड्यूस करना है। तो अनाज की बात है, हमारा जो पूरा लैंड मास है उसका 23% फॉरेस्ट है, 30% वेस्टलैंड है, तो बाकी बचा वो हमारी खेती के लिए। उससे सारा अनाज प्रोड्यूस होना है। हम बाहर से तो इंपोर्ट कर नहीं सकते, इतना बड़ा देश है। उसमें हमने देखा है कि 47% तो हमारा इरिगेटेड है, और 63% जो है हमारा है नॉन इरिगेटेड है, जो रेनफॉल पे डिपेंड करना है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरियाज़ को इरिगेटेड करना, ताकि 2 से 3 फसल ले। तो ये हमारी आज के दिन में आवश्यकताएं हैं। पानी कितना है हमारे पास? पानी में सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है। सरफेस वाटर हमारे पास 690 किलोमीटर क्यूब है। बड़ी वॉल्यूम्स को किलोमीटर क्यूब में बोलते हैं। और 450 के करीब हमारे पास रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है। तो 450 और 690 करीब 1150 किलोमीटर क्यूब हमारे पास पूरा पानी है जी। और ये जो हमारी वाटर अवेलेबिलिटी है ये उतनी ही है, लेकिन 2050 सन में हमारी वाटर डिमांड वाटर अवेलेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगी। उस दिन हम क्या करेंगे? एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उसका नाम फेल्कन मार्क था। उन्होंने पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितनी हो उसके बारे में बताया था। उन्होंने बोला एवरेज 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर होनी चाहिए। भारत 2010 में 1545 में पहुंच गया था। एज ए नेशन वी आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड, और 2050 में हम वाटर स्केर्स हो जाएंगे। तो हम तरक्की कैसे कर पाएंगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? अब जब से पिछले 40-50 साल से जो बड़ा काम हुआ है हमारा, वो ग्राउंड वाटर की वजह से है। ग्राउंड वाटर, भूजल जो है, ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें 7000 असेसमेंट ब्लॉक्स हैं। इसमें 16% तो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या है कि आपकी रिप्लेनिशमेंट जो हो रही है बारिश से, वो एक्सट्रैक्शन से कम है। इसका मतलब ग्राउंड वाटर टेबल आपका नीचे जा रहा है। तो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं। तो भारत की तो आज के दिन में दिक्कत बहुत है। और उत्तर भारत में, जिसमें दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल है, वेस्टर्न यूपी है, और JNK के भी पार्ट्स हैं,
पानी की बड़ी दिक्कत है। और पानी कहाँ जा रहा है? सारा पाकिस्तान में जा रहा है। तो आज तो इसको रिविजिट करने की बहुत ही आवश्यकता है। एक तो हमारी खुद की ज़रूरतें हैं और दूसरा ये बहुत उदार एक ट्रीटी थी जिसका पाकिस्तान ने बिल्कुल कभी हमको जवाब उल्टा ही दिया, जैसे आपने ओपनिंग में बोला। जो जब वाटर का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे हम अभी आएंगे कि स्ट्रेटजी के हिसाब से भारत ने अपने डिफेंस के हिसाब से, भारत ने अपने फ़ायदे के हिसाब से जो डिसीजन लिया उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये जो सस्पेंशन जो वाटर का भी आप कह रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड बैंक के प्रोविज़न के मुताबिक है। वर्ल्ड बैंक में ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिलैटरली नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ के मैंने बताया आपको, उसकी रिपोर्ट में से एक लाइन लिया। ये सस्पेंशन ऑफ वाटर, हाउ इट विल चेंज द सिचुएशन इन पाकिस्तान। देखिए पवन जी, अभी आप वाटर के बारे में आपने बात की, वाटर जो एसेट्स के रूप में हमारे पास है। एक तो पहले आप प्रकाश डालिए कि पाकिस्तान में वाटर की क्या सिचुएशन है और हाउ दिस विल चेंज द सिचुएशन इन पाकिस्तान, विल इट इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ वाटर टू पाकिस्तान। पवन जी, जैसे मैंने इंडिया का वाटर फैक्ट शीट बताया, अब मैं पाकिस्तान का वाटर फैक्ट शीट बताता हूँ। पाकिस्तान की जनसंख्या 2.85% है वर्ल्ड की, हमारी 17% थी। पाकिस्तान के पास फ्रेश वाटर है 0.45%, हमारे पास 4% था। ठीक है। और पाकिस्तान की टोटल वाटर अवेलेबिलिटी 247 किलोमीटर क्यूब है, हमारी 1150 थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑलरेडी वाटर स्केर्स हो चुकी है, 1000 के करीब हो चुकी मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। तो आज पाकिस्तान वाटर स्केर्स देश है। और ग्राउंड वाटर की बात करें, पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर 60 किलोमीटर क्यूब है, उसका रिप्लेसमेंट खाली 55 है। तो इसका मतलब पूरे पाकिस्तान का ग्राउंड वाटर आज के दिन में नीचे जा रहा है। अब जो इंडस वाटर का जो पानी आता है, करीब 80% इनके इरिगेशन में लगता है, जिसमें पंजाब सिंध में इससे सिंचाई होती है और खेती होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% राइस, वीट, शुगर केन और कॉटन के लिए होता है। इनका राइस बड़ा मशहूर है, विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है। हाँ ठीक है, सब ठीक। और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जीडीपी है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, बहुत बड़ा शेयर है। ये सब खत्म हो जाएगा। और क्योंकि कनाल्स नेटवर्क बना रखे इन्होंने, पीछे से पानी अगर रुक गया तो इनका इरिगेशन भी खत्म हो जाएगा, इनका एग्रीकल्चर भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, पाकिस्तान इंडस वाटर पे इतना डिपेंड करता है, आज के दिन भी कई एरियाज हंगर, भूखमरी, स्टारवेशन और पानी के अभाव से ग्रस्त हैं। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान कुछ सालों में डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान अगर आज हरा भरा है वो इंडस के पानी के कारण ही है, बाकी इनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के पास तो इंडस है, फिर गंगा बेसिन है, फिर ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, फिर हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स है, क्योंकि हम भारत में बारिश बहुत होती है, भारत में स्नोफॉल बहुत होती है। ऐसा कोई विकल्प पाकिस्तान के पास है ही नहीं। और पाकिस्तान का अगर इंडस का पानी बंद हो जाए या कम हो जाए तो मेरे को लगता है कुछ सालों में पाकिस्तान एक रेगिस्तान बन जाए। दो बातें आपने की, एक तो ये कहा कि भारत सरकार के पास ये एल्बो रूम है कि वो इसको रिव्यू कर सकता है। दूसरा, भारत सरकार के पास इसकी वजह है, क्योंकि बार बार भारत सरकार को परेशान किया जा सकता है। हिंदुस्तान में आतंकवादी घुसाए जाते हैं, परपीचुअली ये चल रहा है। इतनी बड़ी बात क्या है? फिर वापस लौटते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे, कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो वाटर पे सरकार ने फैसला किया, क्या ये इतनी बड़ी बात है? थोड़ा सा आपको और विस्तार में जाना पड़ेगा, या शायद हो सकता है रिपीट करना पड़े आपको, कि क्या इसके बाद पाकिस्तान को नेगोशिएशन टेबल पे लाया जा सकता है? इतना इफेक्टिव हो जाएगा क्या ये? पवन जी, बिल्कुल, मैं तो सही मानता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान तो नेगोशिएशन टेबल पे आने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। और भारत सरकार के पास भी एक रीज़न है, क्योंकि जो प्रियम्बल में गुडविल है, कॉपरेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स है, वो तो आज के दिन में फॉलो नहीं कर रहे। तो वेयर इज़ द गुडविल? अगर पहलगाम जैसे अटैक होंगे, अगर वो युद्ध करते रहेंगे, गुडविल कहाँ है? किस बात का गुडविल, किस बात का कॉपरेशन? और हम अपना पानी उनको किसके लिए दे रहे हैं? तो रिविजिट करने के लिए तो पूरे आज के दिन में रीजंस हैं, सिचुएशन है। और मेरे को लगता है कि
टेबल पे तो आना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस जो प्रियम्बल है इसका, वही मकसद पूरा नहीं हुआ तो आगे तो हम रिविजिट कर ही सकते। प्रियम्बल और क्या क्या कहता है? प्रियम्बल और कहता है कि इसका जो डिस्प्यूट का मैकेनिज्म है वो होना चाहिए, और हम दो देश हैं, हम मतलब इसको मिल बांट के करेंगे ताकि हम आगे खुशहाली की तरफ जा सकें, सब जा सकें। लेकिन वैसा पाकिस्तान ने कोई हमको जवाब दिया नहीं, जवाब पूरा हिंसा वाला दिया उन्होंने। तो इस वजह से इसके कारण है कि इसको रिविजिट कर सकते हैं। रिविजिट करेंगे तो जो आने वाली इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधान होंगे, उसके एस्पेक्ट्स होंगे, या जो ये इंडस वाटर ट्रीटी की दुनिया होगी, वो कैसे 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 प्ले आउट करेगा? देखिए ऐसा है पवन जी, ये जो एक नदियों में रिवर बेसिन बोलते हैं, रिवर बेसिन होते हैं, कुछ सरप्लस बेसिन होते हैं, कुछ डेफिसिट बेसिन होते हैं। ये जो नदी का पानी नदी के बेसिन में रहे, पुरानी थ्योरी होती थी। आज के दिन में क्योंकि दुनिया में कई ड्राउट्स हैं, कई फ्लड्स हैं, तो ऐसा माना जाता है, ये डॉक्ट्रिन मानी गई है कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में ट्रांसफ़र होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको स्पेन बताता हूँ। स्पेन में अटलांटिक रिवर्स हैं और मेडिटेरेनियन रिवर्स हैं। अटलांटिक रिवर्स में स्नो फेड है तो पानी और फ्लो ज़्यादा है, मेडिटेरेनियन रिवर्स में पानी बहुत कम है। लेकिन पॉपुलेशन आपकी जनसंख्या है जो मेडिटेरेनियन के पास है, बार्सिलोना, मैड्रिड हैं ज़्यादा, उन्होंने भी सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में ट्रांसफ़र किया है। तो जो इंडस की जो अपर थ्री जो वेस्टर्न रिवर्स है, दे आर सरप्लस बेसिन्स, और जो नीचे वाली है डेफिसिट है। और आज के दिन में टेक्नोलॉजी आ गई कि आप सरप्लस से डेफिसिट में आप कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत देशों ने किया, अमेरिका ने किया है। अगर आप हूवर डैम देखोगे, अमेरिका ने 1935 के आसपास बनाया, वो भी था कि उस नदी को, कोलोराडो रिवर को, कैलिफोर्निया, नेवाडा और एरिजोना में उन्होंने पानी बांटा, वहाँ नेचुरली जा नहीं सकता था। सो द वाटर हैज़ कम फ्रॉम सरप्लस बेसिन्स टू डेफिसिट बेसिन्स। तो आज के दिन में हमारे बहुत डेफिसिट बेसिन्स हैं। भारत में 16% एरिया जो ड्राउट प्रोन है, 13% एरिया फ्लड प्रोन है। हम भी उसकी बात करते हैं कि सरप्लस बेसिन से वाटर डेफिसिट बेसिन में आना चाहिए। अगर ये संधि उसके आड़े आती है तो संधि को रिविजिट करिए आप। लेकिन केस है बहुत, जैसे मैंने बताया, उत्तर भारत में सारा ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है, सारा रेड ब्लॉक है। तो जब तक पानी रिचार्ज नहीं होगा, कुछ सालों के बाद तो जमीन में पानी नहीं रहेगा। तो आज बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है, इसको रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी इंटरेस्ट बताइए, प्राइमरी इंटरेस्ट हमारा क्या होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब हम निगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे? और कल को हम ये कहेंगे, देखिए साहब ऐसा है कि अब आप शांति बहाली के लिए भी राज़ी हो गए हैं, तो भी हमारे पास बहाना है। हम चलिए कल को आप कहते हैं कि साहब ठीक है, हम आतंकवादी नहीं भेजेंगे आपकी कंट्री में। आप कह रहे हैं उस सूरत में भी इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। बात ये आतंकवाद की नहीं है, बात ये सब तो ट्रांजिएंट इश्यूज हो सकते हैं जो अभी से 10 साल तक हैं, लेकिन वाटर की ज़रूरत आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ेगी। ऐसे में जो वाटर ट्रीटी का रिव्यू है वो बेहद ज़रूरी है। तो उसका बताइए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका लैंडस्केप कैसा होना चाहिए? देखिए, ये तो जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो हार्डकोर डिप्लोमेसी का इशू है। ये तो भारत के डिप्लोमेट्स इसको तय करेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर क्या होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि एक तो जो ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस जो सिंधी के थे वो पूरे नहीं हुए, हमारी शराफत का फ़ायदा उन्होंने उठाया, एक तो ये है। दूसरा है कि आज हमारी डिमांड्स बढ़ गई, हमको भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के तो विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो एक्सक्लूड ही कर दिया उन्होंने उसमें। जम्मू कश्मीर तो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, ना खेती कर सकता, ना इरिगेशन कर सकता, ना उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, हमने काफ़ी त्याग करके ये किया है, लेकिन उसके परिणाम ठीक नहीं हुए। दूसरी बात है कि हमारी डिमांड्स अपनी खुद है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बियॉन्ड 20 ट्रिलियन जा रहे हैं, हमको पानी की ज़रूरत है, वो आएगा कहाँ से? जी। तीसरी बात ये आपको पवन जी ध्यान रखनी चाहिए, एक एश्योर्ड होता है, जैसे नाइल नदी है, नाइल नदी में डाउनस्ट्रीम में इजिप्ट है, तो बिल्कुल आप पानी नहीं रोक सकते क्योंकि अदरवाइज़ वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ वो केस नहीं है। यहाँ केस है कि हम बहुत ही ज़्यादा उदार थे,
जिसका पाकिस्तान ने कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। तो कुछ तो हमको फ्लो उनको छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अच्छा, पानी भी छोड़ दिया और अधिकार भी छोड़ दिया। हाँ, दोनों चीज़ किया हमने। आज के दिन में जैसे नाइल है, ये रवांडा और युगांडा के बीच में शुरू होती है। रवांडा भी बोल रहा है हमको ज़रूरत है, युगांडा भी बोल रहा है हमको ज़रूरत है, सूडान भी बोल रहा है हमको ज़रूरत है। तो सब देश बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सबके लिए लाइफलाइन है, तो खाली इजिप्ट की लाइफलाइन नहीं है। तो ऐसे मैंने बताया विश्व में कई हैं और इंटरबेसन ट्रांसफर्स होते हैं, और जो अपस्ट्रीम स्टेट्स है, अपर राइपेरियन है, उनके भी राइट्स। अच्छा सर, टेक्निकलिटी से फिर लौटते हैं बहुत सिंपल एस्पेक्ट की तरफ। अभी जब भारत सरकार कह रही है कि साहब हमने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दिया, नहीं इसको स्थगित कर दिया है, इसका इमीडिएट इफेक्ट अभी क्या होगा? जैसे हम कहते हैं कि एक तो कोई साधारण आदमी समझता है कि साहब ऐसा है कि एक डैम है और भारत सरकार यहाँ से पानी आगे नहीं जाने देगी। इस सूरत में ऐसा नहीं है। तो इस सूरत में अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस कैसे हम प्ले आउट करेंगे, उसका अभी इमीडिएट प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या भारत सरकार ने फैसला लिया है तो क्या हम ये मान के चलें कि अगले 4 महीने में उनकी फसलें बर्बाद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, ऐसा मैं उनकी बात नहीं कर, हमारे लिए क्या होगा? पहली बात तो हम डाटा शेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ। दूसरी बात है, जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें हम नॉर्मल काम करते रहेंगे, उनसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है सिल्टिंग, डीसिल्टिंग का जो प्रोसीजर है, जो हमने कैपेसिटी बढ़ानी है उसको काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडस है, ये हिमालयन रिवर है, इसमें सिल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप डैम्स बना भी लोगे, कुछ देर के बाद वो भर जाते हैं, उसकी रेगुलर सिल्टिंग की ज़रूरत है। उसमें भी हमको पाकिस्तान से परमिशन मांगनी पड़ती थी, अब वो हो जाएगा। तो जैसे जो नॉर्मल बाकी रिवर बेसिन्स में, चाहे आप नर्मदा ले लो, चाहे आप गोदावरी ले लो, जो काम हो रहा है वैसे होगा। हमको बार बार पाकिस्तान से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पानी रुकने जैसी कोई बात नहीं है। अभी पानी रुकने की बात नहीं है, लेकिन हम जो प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली अटकलें डाल रहा था पाकिस्तान, वो नहीं होगी और हम अपना काम सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये है, मे बी डाउन द लाइन कुछ सालों के बाद हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ सालों बाद पानी की कमी उनको हो सकती है। हाँ, उनको हो सकती है। दूसरी एक बात बताऊं पवन जी, ये तो सारे ग्रेविटी फेड सिस्टम्स हैं। पहले उसी की टेक्नोलॉजी होती थी, लेकिन पिछले 20-30 साल में पंपिंग जो है पावर, ये बहुत बढ़ गई है और पंपिंग मोटर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे आ गए हैं। अगर आप इजराइल जाओगे तो उनका इरिगेशन तो पंप सिस्टम से होता है, ठीक है। अब 2 प्रोजेक्ट्स गोदावरी पे, पोलावरम और कालेश्वरम जो आए, क्योंकि दक्कन तो हाइट पे है, उन्होंने भी पंपिंग का इस्तेमाल किया है। तो आज टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है कि इंटरबेसिन ट्रांसफर हम कर सकते हैं और ये ईस्टर्न रिवर्स पे ला सकते हैं और देश के काम ये पानी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आज के दिन में आ गई है। टनलिंग की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, पंपिंग की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, कैनाल्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई। इसको हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो पानी बंद कर सकते हैं उनको। आज के दिन तो नहीं, कुछ सालों के बाद। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पे। इंजीनियरिंग के हिसाब से, आप खुद एक इंजीनियर हैं, पॉलिसी मेकर रहे, इंजीनियरिंग के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से ये हमें कैसा पड़ेगा, और क्या उसके साथ ही क्या इतना ज़्यादा कॉस्ट होगा? क्योंकि आतंकवाद को रोकने में भारत लगातार 40-45 सालों से जूझ रहा है और उसका भी अपना एक कॉस्ट है। तो अगर कोई डैम बना के अगर हम ये समस्या का निदान पा सकते हैं, पाकिस्तान को दूर खड़ा कर सकते हैं, तो वो जो पाकिस्तान का जो डैम है, वो जो आतंकवाद को रोकने में खर्चा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा होगा, बराबर होगा, क्या होगा? पर हम जानना चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो उसका कॉस्ट होगा वो कैसा होगा? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो कॉस्टिंग तो आती नहीं इसमें। और इंडस बेसिन में ऑलरेडी डैम्स वगैरह बन पाए हैं और इंजीनियरिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमने भाखड़ा 60s में 50s में बनाया है, उसके बाद पोंग भी बनाया। आज के दिन में टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट भी बड़ी कम है इंडिया में जी। और चाहे वो सिस्मोलॉजी हो, चाहे हाइड्रोलॉजी, इसकी हमारे पास नॉलेज है। हम विदेश में भी जाके, हमने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया, आज बना सकते हैं, कॉस्ट प्रोहिबिटिव नहीं है, ठीक है। और हम एक बड़ा डैम बनाएं जिसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, ऐसा भी सोच सकते हैं। हम मल्टीपल डैम्स बनाएं जिनकी एग्रीगेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा, वो भी सोच सकते हैं। हाल ही में चाइना ने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए, 3 रिवर्स डैम बनाए, जहां 20 किलोमीटर क्यूब की एक कैपेसिटी है। काफ़ी बड़े डैम हैं जो 3 गुना भाखड़ा से बड़े हैं।
तो विश्व में बड़े डैम्स भी बन रहे हैं और हमारे पास भी क्षमता बड़े डैम बनाने की है। हमारे पास क्षमता है सीरीज ऑफ डैम्स बनाने की भी, वो तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। लेकिन अगर एक मैसेज हमने देना था, मेरे को लगता है पाकिस्तान को, कि हम इस पानी को अपने लिए अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज मेरे को लगता है ठीक तरह से चले जाए तो वो समझ जाएंगे। अच्छा, एक बात और आती है कुंडू साहब की, जब हम लोग कहते हैं, आपके जैसे विद्वान आदमी भी कई मत रखते हैं कि हम पाकिस्तान का वाटर हम रोकेंगे, कल को इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो मैसेज जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। तो जब हम इंडस का वाटर रोक सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उस सूरत में ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्रा का पानी चाइना भी रोक सकता है। क्या ये तर्क सही है, या इसमें लगता है आपको कोई ज़्यादा दम नहीं है, कोई तुलना नहीं है इंडस वाटर की और ब्रह्मपुत्रा के वाटर की? देखिए पवन जी, पहली बात तो मैं इंडस वाटर पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। ये सबक सिखाने वाली बात नहीं है, हम अपना राइटफुल यूज़ करेंगे। जो हमने उदार एक वो दिखाई थी उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सेंसिबल, कॉमन सेंसिकल, कि भाई जितना आपका बनता है आप उतना लो, ठीक है। एक तो वो बात है, अभी शुरुआत सबक सिखाने से है। ठीक है, वो उसी में सबक है कि सबक उसका बाय प्रोडक्ट हाँ, सबक है कि भाई आपका इतना बनता है आप इतना लो, हमारा इतना बनता है हम इतना लेंगे, हम इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। पहले तो जिसको वाटर अकाउंटिंग या उसकी बात करते हैं। दूसरा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडस बेसिन करीब 200 किलोमीटर क्यूब का बेसिन है, जिसमें 60% पानी आता है ग्लेशियल मेल्ट से और 40% आता है रेनफॉल से, ठीक है। और मोस्टली ग्लेशियर्स भारत में है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि मैं चेयरमैन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड भी रहा हूं तो मेरे को उसका अनुभव है। तो ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, उसका दुबरी में फ्लो है 600 किलोमीटर क्यूब, सबसे बड़ी नदी है और एक समुंदर की तरह है। जो ब्रह्मपुत्रा जब चलती है, चाइना से इसको सोंगपो बोलते हैं जी। और ब्रह्मपुत्रा में अच्छी बात यह है कि 10% जो है, 10% जो फ्लो है वो ग्लेशियल मेल्ट से जो चाइना से आता है। 90% जो पानी है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट की बारिश से आता है। नॉर्थ ईस्ट में औसत 13 मीटर बारिश हर साल होती है। 13 मीटर, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट में होती है। और चाइना ने काफ़ी डैम बना लिया, उसको डाइवर्ट भी कर लिया, चाइना का कोई प्रभाव नहीं हो सकता इस पे, कोई फ्लो कम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हम जो ब्रह्मपुत्रा का पानी आज के दिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए, हमारी वल्नरेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान इंडस वाटर की वल्नरेबिलिटी है। इंडस वाटर में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान विल बिकम वेरी वल्नरेबल, बट दैट इज नॉट द केस इन ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा में हमारा खुद का रेनफेड इतना ज़्यादा है कि हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मपुत्रा में 128 ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी ही ट्रिब्यूटरीज का आता है बारिश से। तो मेरे को लगता है इसमें कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और भारत को इसमें एश्योर्ड रहना चाहिए। तो ये जब आपने जैसे डैम की बात की, बनाने में टाइम लगेगा, पर अभी इन दी शॉर्ट रन, एक तो इसको मैनेज करने के लिए कि पाकिस्तान थोड़े स्ट्रेस में रहे, दबाव में रहे, या समझदारी से, फ़िलहाल अभी शॉर्ट टर्म में हमारा वाटर मैनेजमेंट कैसा हो, जो कि एक शॉर्ट टर्म में कि ठीक है, ताकि वो ऐसे लगे कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। अभी वो एकदम इमीडिएट टर्म में, शॉर्ट टर्म में कोई ऐसे स्टेप्स है जिसका असर दिखे? देखिए ऐसा है पवन जी, आप जानते हैं इस ट्रीटी को बनाने में भी 10 साल से ज़्यादा लगे, ठीक है। और 65 साल से ये ट्रीटी चल रही है जी। और डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में मैसेजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल पानी के फ्लो से मैसेजिंग की बात है। मेरे को लगता है भारत ने वो मैसेजिंग कर दी है और वो समझ गया है, क्योंकि वो पानी इस्तेमाल करता है, उसको पता है कि इंडस का पानी मेरे को भारत से कहाँ से आ रहा है, कहाँ कम हो सकता है। वो सेकंड स्टेप होगा कि उसको कैसे करें। लेकिन मेरे को लगता है कि भारत ने आज के दिन में एक बड़ा पावरफुल मैसेज पाकिस्तान को भेजा है कि डोंट मेस विद अस, वी हैव बीन वेरी लिबरल टू यू, और डोंट मेस अराउंड बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी सीरियस। और मेरे को लगता है जैसा मैं नैरेटिव पाकिस्तान से पढ़ रहा हूँ
वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, डाटा नहीं शेयर करेंगे, हम अपने जो प्रोजेक्ट्स को अपने आप ही मैनेज करेंगे विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम पाकिस्तान, ये मैसेज मेरे को लगता है 1-2 महीने में उनको चला जाएगा। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, वाटर रिसोर्सेज में जो एक प्रिंसिपल होता है, अगर नदी मेरे उससे बह रही है, 1000 किलोमीटर जा रही है, ड्राउट की जो प्रॉब्लम है मेरी, फ्लड की प्रॉब्लम मेरी है, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम मेरी है, ठीक है, इरोजन की प्रॉब्लम मेरी है, लेकिन मेरे को कोई अधिकार ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने को। ये तो कहीं होता नहीं जी। इसमें हमने बहुत ज़्यादा लिबरल होकर पाकिस्तान को वो अधिकार दिए जो उन्होंने ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किए, और हमारे देश के पीछे आते रहे, जैसे आपने बोला खंजर घोंपते रहे। समय आ गया इसको रिविजिट करने का। अच्छा, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इम्प्लिकेशंस कहते हैं, एक लिहाज कह सकते हैं, डर तो मैं नहीं कहूँगा, लिहाज कहूँगा, कि जो इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस हैं, जो जब आप इंडस वाटर ट्रीटी को रिवीजन करेंगे उसके बाद, मतलब जो पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ आई वुड से वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैंने तो देखा हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करती है। जैसे रियो ग्रांडे करके एक रिवर है जो टेक्सास से पहले जाती थी मैक्सिको, उन्होंने उसमें प्रोजेक्ट बनाया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। जैसे मैंने कोलोराडो रिवर पे बताया, प्रोजेक्ट बनाया। हर देश ने ये किया है, अपने हित के हिसाब से किया है, क्योंकि आपको अपनी जनसंख्या को पानी पिलाना है, उसको फीड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। ऐसा भी नहीं कर सकते बांध बना के बिल्कुल ही पानी बंद कर दो, ये भी ये भी लॉ है या एक्सेप्टेड नॉर्म है कि सिविलाइजेशन किसी को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये केस इसमें नहीं था। केस ये था इंडस में कि हमने अपना शेयर उनको दे दिया। हमने अपना शेयर, इतना हम लिबरल हो गए, हमने अपना जस्ट शेयर उनको दे दिया। वो केस है ये। उनका जो है वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बारिश पाकिस्तान में हो रही है, जो बर्फ पाकिस्तान में हो रही है, उसको तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तो हम नहीं मांग रहे। हमने तो अपना शेयर, अपना जो हमारा पानी और बर्फ होता है 70% शेयर हमने पाकिस्तान को दे दिया। इसका कोई इंटरनेशनल रैमिफिकेशन नहीं होगा। ऐसी कोई उदार नीति कहीं दुनिया में देखने को मिलती ही नहीं है। और आज समय आ गया इसको आज रिविजिट या रिव्यू किया जाए। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या मुंह दिखाएंगे, क्या दलील देंगे, क्या तर्क देंगे जब कहेंगे कि साहब आप यूएन को नहीं मानते, आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चलाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है आप उसको नहीं मानते हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग? नहीं पवन जी, एक तो ट्रीटी की बात है, उसकी बात नहीं है। जो रिवर्स में क्या होता है कि आपको जो आया पीछे से, आपने जो कंट्रीब्यूट किया और आपने जो आगे छोड़ा, ठीक है। तो जो हमको आया बहुत कम आया, हमने कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया और हमने छोड़ा बहुत ज़्यादा। हम तो जस्ट की बात कर रहे हैं ना। वी आर नॉट सेइंग कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर को मानते नहीं, हम बोल रहे हैं जस्ट बात करो। हमारा इस रिवर में कितना कंट्रीब्यूशन है, हमको एक जस्ट शेयर हमको मिलना चाहिए, हम उसकी बात करें। जस्ट कॉज है बेसिकली, एक कारण जो है वो जस्टिस पे बेस्ड है कि मैंने अगर इस रिवर पे इतना कंट्रीब्यूट किया। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है, अपर यमुना, ठीक है, उसमें 40% के करीब शेयर हरियाणा का है, 33% उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, 3.5% हिमाचल का है, कुछ परसेंट राजस्थान का है क्योंकि जो नजफगढ़ नाला है वो राजस्थान से आता है, और कुछ दिल्ली का शेयर है। राजस्थान का कैसे है, क्योंकि एक नदी आती है उसमें एक उसका शेयर है, उसीलिए वो शेयर मिलता है। तो इसमें सेटल्ड लॉ है कि अगर मैं इस नदी में कंट्रीब्यूट करता हूं तो मेरा शेयर बनता है। इसमें कोई, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी लॉ और एक्सेप्टेड नॉर्म। ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया में माना जाता है कि अगर मैं इस नदी में कंट्रीब्यूट करता हूं तो मेरा एक हक है, तो हम अपना हक मांग रहे हैं। मैं थोड़ा सा भटक के सवाल करता हूँ आपसे कि क्या पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी कि चाहे कितनी भी भारत को हम तंग कर लें, प्रेस कर लें, परेशान कर लें, शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडस वाटर ट्रीटी के रिवीजन की नौबत भी आ सकती है और भारत इसी बात कह सकता है। ऐसा हुआ होगा क्या? देखिए, ऐसा होता है कि 65 साल में तो हमने किया नहीं, तो वो सोचता होगा आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये तो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा। हालांकि 1-2 बार पहले प्रधानमंत्री जी ने और कुछ मंत्री जी ने बोला था ऐसे,
लेकिन उनको लगता होगा कि ये परपेचुटी में ऐसा चलेगा। लेकिन मेरे को लगता है आज के दिन में तो जैसे आपने बोला हमारा संयम का बांध टूट चुका है, तो आज ऐसी नौबत आ गई है कि इसको दोबारा रिविजिट किया जाए और इसको साइंटिफिकली देखा जाए। अब पाकिस्तान को चलाना तो उनका काम है, वो देखें, अपना पानी वो संभालें। ये तो कई सालों से हम इतने ज़्यादा उन पे उदार थे कि हम पानी दे रहे थे, आज हमने वो बंद कर दिया। तो ये तो मेरे को लगता है सरप्राइज तो हैं, इसीलिए वो शॉक में है। आज के दिन में शॉक में वो रियलाइज़ नहीं कर रहे 15 साल के बाद पाकिस्तान एक रेगिस्तान बन जाएगा, उसके बगैर तो टीले बन जाएगा। सो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन, इसके बाद चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ऐसा हो गया, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कैसे रिश्ते, आप एक हिंदुस्तानी की तरह से सोच के बताइएगा कि कैसे रिश्ते आप देखते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि इसके बाद पाकिस्तान विल हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर ऑब्लाइज्ड टू इंडिया। ये आतंकवाद के रुकने की गारंटी नहीं है, क्या ऐसा मान सकते हैं? नहीं, अगर हम ये तो देखो डिप्लोमेसी करेगी, उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान विल हैव टू एक्नॉलेज दैट दे आर ऑब्लाइज्ड टू इंडिया फॉर इंडस वाटर्स, एंड उस ऑब्लिगेशन के लिए में डिप्लोमेटिकली हम क्या करते हैं वो तो डिप्लोमेट्स या सरकार करेगी, बट इट विल हैव टू एक्सेप्ट दैट दे आर ऑब्लाइज्ड। ये उनका हक नहीं है, ये उनका हक नहीं है। उनको कृतज्ञता भारत पे जाहिर करनी पड़ेगी, और उसके लिeu में क्या डिप्लोमेटिकली क्या एडवांटेज ले सकते हैं वो तो सरकार या हमारे जो डिप्लोमेट्स है वही कर पाएंगे। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ, लेकिन ये जिसको बोलते हैं ड्राइविंग पॉइंट होम, ये ज़रूर करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड बी ऑब्लाइज्ड टू अस, एंड दिस रियलाइजेशन शुड कम immediately. And how much do you speculate on the possibilities of renegotiation or revision of the treaty? To what extent we can go? To what extent Pakistan will be submissive, or will give in, or will get convinced, or we can persuade them to get convinced with the help of maybe third power or maybe World Bank? देखिए, आज के दिन तो वर्ल्ड बैंक का पावर वो 50s वाला तो नहीं है। आज के दिन तो मीडिएट करने के लिए बड़े पावरफुल नेशंस आते हैं, लेकिन जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो मीडिएशन के हैं वो इंडिया के फेवरेबल होने चाहिए। जो बेसिकली 4 स्क्वायर जिसमें हम डिसाइड करेंगे वो इंडिया के फेवरेबल होने चाहिए, और मेरे को लगता है वी कैन होप फॉर अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री इन दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा टूल है इंडिया के हाथ में। और ये हमने वी हैव बीन वेरी लिबरल टू पाकिस्तान। I think we need to use this tool very effectively. They will come to negotiation table and they will accept most of our conditions. क्योंकि पानी के बगैर रह नहीं सकता कोई देश। अगर पानी ख़त्म हो गया, जैसे मैंने बताया कि इट्स ऑलरेडी अ वाटर स्कैर्स नेशन, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता। उनका एग्रीकल्चर बैठ जाएगा, उनके बड़े बड़े टाउन्स बैठ जाएंगे, उनका ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा, कंट्री विल बी इन अ क्योस। तो वैसा कंट्री तो बाकी तो काम तब कर पाएगा ना जब पानी होगा, तो जल के बगैर तो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये हमारे लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडल है, लीवर है हमारे लिए, और मेरे को लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम है इसको इस्तेमाल करना है। जो काम पहले हो जाना चाहिए वो अब हो गया, तो अब भी ठीक ही है, देर आए तो दुरुस्त है। बात सही है। टुडे इज़ द मोमेंट, जिसको बोलते हैं सीज द मोमेंट। भारत को ये मोमेंट सीज करना चाहिए। हाँ, मौका उन्होंने दिया है। तो सीज करना चाहिए। दे शुड हैव रियलाइज कि मतलब उनको ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि अगर हम ये करेंगे तो ये भी हो सकता है। तो आज हो गया, तो मेरे को लगता है कि मैं तो बड़ा स्वागत करता हूँ। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या पता उसको रिविजिट करेंगे, रिव्यू करेंगे, और ये भारत के हित में होगा, और भारत की सिक्योरिटी के हित में होगा, भारत के लोगों के हित में होगा। हमारी जो जीडीपी की बात कर रहे हैं हम, पॉवर्टी से बाहर लोग निकालने की बात कर रहे हैं, उसके हित में होगा। कुंडू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत जानकारी दी आपने। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि आतंकवाद को अगर परे रख भी दें अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में देश के बड़े हित में अगले 100 साल का अगर आप होराइजन लेके चलते हैं तो इसके रिव्यू करने का सही वक्त आ गया है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद पवन जी आपका, आपने मेरे को कार्यक्रम पे बुलाया। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था, आशा आपको अच्छा लगा होगा।